आज की कहानी ये है, चाइना का माल खरीदते हो ना, इंडिया के माल में और चाइना के माल में तुम पहले चाइना का खरीद लेते हो और फिर उसी चाइना के मोबाइल से पोस्ट डालते हो कि बॉयकॉट चाइना। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये दिखावा, ये ढकोसलाबाजी मत करा करो। चाइना का माल क्यों खरीदते हो? क्योंकि सस्ता मिलता है और हमारे इंडिया में जो सामान बनता है, इंडिया की कंपनियों द्वारा बनता है, वो महंगा बनता है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की हाई स्टोरी, इतिहास का अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेक्चर 1, लेक्चर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और लेक्चर 3 भी अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हमने बुनकरों की स्थिति जानी। अब आज के क्या क्या टॉपिक्स हमारे वो जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत में मैनचेस्टर का आना, मैनचेस्टर है क्या और कैसे आया, कौन है, क्या है, देखते हैं। फैक्ट्रियों का आना, फिर प्रारंभिक उद्यमी जो भारतीय होते हैं वो कौन है, और फिर मजदूर कहां से आए। ये जो चारों आज के टॉपिक है और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। भारत में मैनचेस्टर का आना। देखो, मैनचेस्टर का आने का मतलब, मैनचेस्टर क्या है? यूनाइटेड किंगडम में एक जगह। अब वो जगह उठ करके तो भारत में आने की, ऑफकोर्स ये कॉमन सेंस वाली बात इतनी तो है नहीं कि इतने भी पागल नहीं है। तो मैनचेस्टर का आना मतलब जो मैनचेस्टर का सामान है वो भारत के बाजारों में आ रहा है। तो समझिए किस प्रकार से, आइए देखते हैं। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकारी है, एक अफसर है जिसका नाम है हेनरी पतुलो, जिसने यह कहा कि भारतीय कपड़े की मांग कभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारतीय जितना अच्छा कपड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता, कहीं नहीं बनता और ना कहीं मिल सकता है। तो सवाल ये बात आती है कि जो इतना अच्छा बेहतरीन कपड़ा है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी खुद इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर इसमें गिरावट कैसे आई? और गिरावट भी कैसे आई वो भी जानिए। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। तो कपड़ा जो निर्यात है उसमें क्या आने लगी? गिरावट आने लगी और बिल्कुल क्या है, वो नीचे आकर के ही क्या है, ग्राफ बिल्कुल गिर जाता है। मतलब एक ऐसा कपड़ा उद्योग भारत का जिसमें क्या है, जिसकी खुद अधिकारी तारीफ कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, परंतु उसके निर्यात में, उसके एक्सपोर्ट में भी कमी आने लग जाती है, उसकी गिरावट आने लग जाती है। तो उसका क्या कारण होता है? तो कारण अब भी जानेंगे। 1811-12 में 33% क्या हो रहा था? एक्सपोर्ट हो रहा था, निर्यात हो रहा था। 1811-12 में 33% और 50-51 में, मतलब 40 सालों के भीतर 40 साल पहले 33% था और 40 साल बाद 3% रह गया। मतलब 40 साल में 30% की भयंकर वाली गिरावट आती है, एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो अब इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? आयातित कपड़े पर आयात शुल्क। अब यह बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ब्रिटेन में क्या हुआ है? ब्रिटेन में जब कपड़ा उद्योग बहुत फैलने लगा है, कपड़े उद्योग के लिए बहुत बड़े फैक्ट्रियां लगने लगी है, बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा है, ब्रिटेन में क्या है, कपड़ों का जो उत्पादन है वो ज्यादा हो रहा है। ब्रिटेन में कपड़ों का जो उत्पादन है वो ज्यादा हो रहा है। तो अब वो जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो जो वहां के उद्योगपति हैं, वहां के उद्योगपति दो डिमांड रखेंगे, वो दोनों डिमांड समझिएगा, और वही कारण है जिसके कारण कि हमारा कपड़ा फेल हो गया। उद्योगपतियों ने दो डिमांड करी। एक डिमांड तो करी सरकार से, एक डिमांड सरकार से करी और क्या बोला कि आप आयात शुल्क लगा दो। आयात शुल्क क्या होता है? टैरिफ। मैं ये बात आयात शुल्क वाली आप लोगों को अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में बताई। भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास का अध्याय 3 में भी बताए। और फिर आज से एक बार बता देता हूं, आयात शुल्क क्या होता है। जब बाहर से कोई सामान आता है, आयात मतलब आया, हमारे देश में आया, जब बाहर से कोई सामान आता है तो उस पर सरकार एक कर की तरह, एक ड्यूटी की तरह टैक्स लगाती है, और वो टैक्स अगर ज्यादा होता है तो माल कम आता है, और कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा माल आता है। तो वो आयात शुल्क लगाने के लिए वहां के उद्योगपति ने सरकार को बोला कि जो भी माल बाहर से आ रहा हो, भारत से आ रहा हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए? आयात शुल्क लगाया जाए, जो कि भारतीय नहीं चुका पाएंगे, जो कि भारतीय नहीं चुका पाएंगे। देखो, पर भारत की तरफ से व्यापार कौन कर रहा है? भारत की तरफ से व्यापार करने वाले भी ब्रिटिशर्स ही है। ब्रिटिशर्स ही, पर वो जो खर्चा है वो सारा का सारा किससे लेंगे? भारतीयों से लेंगे। तो सरकार को इन उद्योगपतियों ने बोला, जो ब्रिटेन में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं सरकार को कि आप आयात शुल्क लगा दो, जिससे कि भारतीयों का माल यहां पे बिकेगा ही नहीं। ओके, अब ये एक मांग तो सरकार से करी, दूसरी मांग किससे कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में, उसको बोला ये तो आप लोगों को भेजना ही नहीं है, बल्कि जो हमारा माल है, जो अपन यहां ब्रिटेन में बना रहे हैं, मैनचेस्टर में बना रहे हैं, वो माल आपको क्या करना है? वहां पर बेचना है।
मतलब पहला तो भारतीयों का माल आना बंद हो गया और दूसरा इनका खुद का यूरोप का, ब्रिटेन का, मैनचेस्टर का जो माल था वो भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है, भारत के लोगों को क्या करा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा कि हमारे गिरावट किस प्रकार से आती है। ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन बढ़ने लग जाता है और कपड़ा उत्पादन बढ़ता है तो अब उद्योगपति डिमांड करते हैं, दो डिमांड करेंगे, एक सरकार से करेंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से करेंगे। सरकार को बोलेंगे कि आप आयात शुल्क लगा दो, जिससे कि जब ज्यादा महंगा होगा तो क्या है, हम लोग उतना पेमेंट नहीं करेंगे और वो बंद कर देंगे। दूसरा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप जो मैनचेस्टर का सामान है वो क्या है, इंडिया में बेचो। तो मैनचेस्टर का भारत आना मतलब जो यहां का सामान है उसका भारत आना, तो आयातित कपड़े पर आयात शुल्क बढ़ गया। कहां पर बढ़ा, ब्रिटेन में बढ़ा। ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे, जैसा कि मैंने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये डिमांड करी है कि जो ब्रिटिश कपड़े उनको क्या है भारतीय बाजारों में बेचे और ज्यादा मुनाफा कमा करके क्या है ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर कर आए। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। अब देखो 1850 तक सूती का आयात, जो सूती का आयात था वो भारतीय आयात में 31% था और 1870 तक 50% हो जाता है। देखो आंकड़े जो है ना, आपको आंकड़े एग्जैक्ट याद नहीं रखने, आंकड़े आपको बिल्कुल भी एग्जैक्ट याद नहीं रखने, ना आंकड़ों पे ज्यादा गौर करना, सिर्फ आपको स्टोरी की तरह समझना हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बिल्कुल जो मेन डेट्स हैं वो मेन डेट्स आपको याद रखनी है कि हाँ भाई इस डेट पे ये वाली मशीन शुरुआत हुई थी, ये बाकी ये कौन से साल में कितना गिरा, कौन से साल में कितना गिरा, इतना आपको डिटेल में इतना नहीं जानना है। सिर्फ आपको एक स्टोरी की तरह याद रखना है कि कब किसका आयात गिरा है, कब किसका आयात बढ़ा है, निर्यात बढ़ा है, ये सब कुछ। भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने दो समस्याएं थी। अब वो दो समस्याएं क्या थी, पहले ही कपड़ा बुनकरों के सामने समस्याएं चल रही, समस्या खत्म नहीं हुई थी, पर अभी और भी इनके सामने समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। अब एक्सपोर्ट मार्केट तो है नहीं, क्योंकि भैया वहां पर ये माल बेच नहीं पा रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा आयात शुल्क लगा दिया, तो यहां इनका माल वहां पे जा नहीं पा रहा था। और दूसरी बात, जो स्थानीय बाजार था, जो भारत का खुद का लोकल मार्केट था, वो सिकुड़ने लगा था। लोकल मार्केट क्यों सिकुड़ने लगा, मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी कि मशीन है ना, मशीन एक प्रकार का, एक किस्म का उत्पादन, वृहत उत्पादन कर सकती है, मास प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब मुझे एक जैसी 1000 चीजें बनवानी है तो मशीन बेस्ट है, सेम टू सेम डिक्टो अगर कॉपी मुझे कुछ बनवाना है तो मशीन बेस्ट है। पर हर एक चीज पे मुझे थोड़ी सी चेंज चाहिए, फिर इस पे थोड़ा सा चेंज, फिर थोड़ा सा इस पे चेंज। अगर ये वाला काम करवाना है तो मुझे लिए मजदूर ज्यादा बेहतर होंगे, तो मैं लेके आऊंगे, मजदूर ज्यादा बेहतर होंगे। तो अब यहां पर हुआ ये कि जो मैनचेस्टर में जो चीजें बनी है, मैनचेस्टर में जो चीज बनी है वो बनी है मशीन से, मशीन से। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, वृहत उत्पादन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, तो उससे क्या हो जाती है, उससे लागत कम हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, लागत कम हो जाती है। जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाना शुरू करा, टी सीरीज वाली जो कार बनाना शुरू करा, टी मॉडल वाली, जब वो कार बनाना उसने शुरू करा तो उसकी लागत कम हो गई, और लागत कम हो गई तो उसने काफी बेच दी। और लागत कम होती है तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, मूल्य कम होगा। लास्ट के दो चैप्टर जो भी पढ़ा रहा हूं, एक तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना और एक औद्योगिकरण का युग, ये दोनों अर्थशास्त्र से जुड़े हुए से, ठीक है। तो लागत जब कम हुई तो उसका क्या है, मूल्य भी कम होगा, क्योंकि एक ही जैसी चीज, एक ही मशीन बना रही है, उस पर ना आपको ज्यादा मजदूरों को लगाना है ना और कुछ करना है, तो लागत कम थी। लागत कम थी तो मूल्य कम था। जब भारत में वो सामान आया तो मूल्य कम था। परंतु जो सामान बुनकर बना रहे हैं, जो सामान बुनकर बना रहे हैं वो थोड़े से महंगे थे। महंगे क्यों थे, उनकी मेहनत थी, मेहनत कर रहे थे वो, एक एक चीज को हाथों से डिजाइन दे रहे थे उसको, तो वो महंगे थे, मेहनत थी उनकी। तो अब लोग, ये तो हमारी मानसिकता है कि भाई हमें क्या खरीदना है, सस्ते सामान को खरीदना है। तो जब ये सस्ता सामान आया मैनचेस्टर का, तो ये क्या है, भारतीय बाजार पर अपना कब्जा जमाने लगा, और जो भारत के बाजार है वो ऐसे बुनकरों के लिए सिकुड़ने लगे, बिल्कुल खत्म होने लगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब भारतीय लोग भी क्या खरीद रहे हैं, मैनचेस्टर का कपड़ा खरीद रहे हैं, क्योंकि सस्ता है। नहीं समझ में आया तो अब आज की कहानी सुनो। आज की कहानी ये है, चाइना का माल खरीदते हो ना, इंडिया के माल में और चाइना के माल में तुम पहले चाइना का खरीद लेते हो और फिर उसी चाइना के मोबाइल से पोस्ट डालते हो कि बॉयकॉट चाइना। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये दिखावा, ये ढकोसलाबाजी मत करा करो। चाइना का माल क्यों खरीदते हो, क्योंकि सस्ता मिलता है, और हमारे इंडिया में जो सामान बनता है, इंडिया की कंपनियों द्वारा बनता है, वो महंगा बनता है। वही कारण देख रहे हो ना, हम चाइना का सामान खरीद लेते हैं। क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि सस्ता है। क्यों सस्ता है, क्योंकि वो भी एक वृहत उत्पादन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसलिए वो सामान सस्ते में मिल जाता है। पर हमारे यहाँ के जो सामान है वो मजबूत होते हैं, क्वालिटी बढ़िया होती है, पर थोड़ा सा महंगा होता है। तो हम सोचते नहीं यार 2-3 साल में मोबाइल तो बदलना ही है, टीवी तो बदलना ही, क्या करना है कि वहीं का खरीद लो चाइना का।
स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। तो अब जो स्थानीय बाजार का मतलब क्या है? यहां पे स्थानीय बाजार का मतलब क्या है? भारतीय बाजार। स्थानीय बाजार का मतलब क्या है? भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। तो मैनचेस्टर से जो माल आया, आयातित कहां पर आया? भारत में आया, स्थानीय बाजारों में आया है। तो कहां से आया? मैनचेस्टर से आया। तो अब मैनचेस्टर देख लो, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम है, और इसमें आपको जो रेड वाला एरिया दिख रहा है ये मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर से जो सामान भारत में आया उसने पूरे के पूरे भारतीय मार्केट को कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस यही हार गया भारत, यही हार गया भारत कि हम लोगों ने मशीनों वाले से बनने वाले जो उत्पादन है वो बहुत सस्ते थे, और सस्ते के चक्कर में हम लोगों ने खरीदा। हमने सामान नहीं खरीदा था, हमने सामान नहीं खरीदा था, हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। जब आप एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक कपड़ा आप उनसे खरीद रहे हो ना, आप उस कपड़े का पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए एक और ऐसा जुल्मी अधिकारी पैदा कर रहे हो, या एक ऐसी और व्यवस्था को मजबूत कर रहे हो जो आपके खिलाफ है, पूर्ण रूप से आपके खिलाफ है। आज के दौर में भी मैं बात करूं कि तो चाइना मजबूत बन रहा है, तो भाई चाइना का मजबूत बनने में व्यापार हमारा भी है, हमारे साथ ही वो इतना व्यापार कर रहा है। आप बंद कर दो माल खरीदना बंद कर दो, पर नहीं कर सकते क्योंकि सस्ते में मिल जाता है। तो सस्ते में वहां पे क्या है, वो सामान मिलने लगा, और वो सस्ते वाला का इतना सस्ता था कि उसका क्या है, बुनकर मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि उनका सामान थोड़ा सा महंगा था। पर देखिए आज के समय में जो व्यापार अब भी हो रहा है वो व्यापार एक अलग रूप से, ये व्यापार पूरे विश्व को वैश्वीकरण में बहुत मदद करता है। पर उस समय के दौर में जब हमें पता है कि अंग्रेज जुल्मी सरकारें हैं ये, फिर भी हम उनका माल खरीदे तो थोड़ा सा दुख की बात थी। सस्ते उत्पाद थे, इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि होली जलाओ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। तो बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सके। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। देखो एक समस्या तो यह है कि उनका निर्यात बाजार ढह गया, एक्सपोर्ट करने के लिए बाजार नहीं है, और खुद का जो भारत का मार्केट था वो भी खत्म हो गया। अब कुछ लोग जो खरीदते थे तो उनके लिए अगर कपड़े बनाने थे तो उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी घरेलू युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, मतलब अमेरिका से जो कपास है वो आना बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। अब हुआ क्या, देखो मेरी बात सुनो, ब्रिटेन क्या कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन अमेरिका से भी कपास ले रहा है, अमेरिका से भी ब्रिटेन क्या ले रहा है, कपास ले रहा है। पर जब अमेरिका में घरेलू युद्ध छिड़ गया, वहां के मामले नहीं समझ पाए, वहां से नहीं कपास आ पाई, तो ब्रिटेन ने बोला कि इंडिया से मंगवाओ, भारत से कपास मंगवाओ। अब इंडिया से भेजने वाले भी ब्रिटेन के ही लोग हैं, तो बोला ठीक है पहले ब्रिटेन में भेजा जाए, ब्रिटेन में ज्यादा कपड़े उद्योग है उनको सफल बनाया जाए, ज्यादा मैनचेस्टर पे क्या है उत्पादन कराया जाए, और फिर वो भारत के मार्केट में लाकर के बेच दिया जाए। तो वो दिमाग देखो इन लोगों का, कच्चा माल हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा ब्रिटेन वालों के बारे में, कि कच्चा माल हमारा भारत का, मतलब कच्चा माल भी हम लोग आपको दे, और उसके बाद उत्पादन कर रहे हो आप, और उस उत्पादन में भी कुछ जैसे आप गिरमिटे मजदूर ऐसे बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, उत्पादन कर रहे हो आप, और फिर उसे खरीदे भी हम रहे वो कच्चा माल। और खरीदने में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसे फ्री में दे रहे हैं, अच्छी कॉस्ट है, पर बस वो एक जो हाथ से जो कारीगर काम कर रहा है उसकी तुलना में कम है। तो जो कच्चा माल है वो तो आप हमसे बहुत सस्ते में ले जाते हो, पर जो अपने माल है वो ही आप हमें क्या है महंगे में बेच देते हो। तो अभी जो कच्चा माल थी, जो कपास थी, वो बोला भारत से मंगाओ, ब्रिटेन मंगाओ, क्योंकि मैनचेस्टर में जो कपड़ा उद्योग चल रहे वो नहीं रुकने चाहिए। तो जब वो मंगवा लिया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। तो अब कच्चा माल यहाँ पे जो हमारे बुनकर भैया हैं, इन बुनकर भैया को अगर वो कच्चा माल चाहिए तो वो है नहीं, क्योंकि सारा का सारा तो कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। पहले तो ब्रिटेन के पास अमेरिका से भी आ रहा था, पर अब अमेरिका से नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या है भारत से मंगाना शुरू कर दिया। दो समस्याएं बुनकरों के सामने देखने को मिल रही है, एक तो उनका बाजार ढह चुका है, और दूसरा उनको अच्छी कपास नहीं मिल रही। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी, भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि भारत ने से जब कच्चा कपास वहां जाने लगा, तो अब अगर इंडिया में ही अगर आपको कपास खरीदना है तो अब उसकी बहुत महंगी बोलियां लगने लगी। अच्छा खरीदना है इतने का बहुत महंगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में वो माल कहां, ब्रिटेन जा रहा था।
थोड़ा बहुत जो बच रहा था उसकी कीमतें आसमान छू ली गई, खरीदना तो बहुत महंगा है। तो इसलिए क्या है, बुनकरों के बिल्कुल कच्चे माल के लाले पड़ गए, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, बहुत बुरी बुनकरों की स्थिति हो जाती है और उनके मतलब परिवार बहुत भूखे हो जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे बुनकरों की देखने को मिलती है। फिर आता है फैक्ट्रियों का आना, कि अब भारत में क्या है, फैक्ट्रियों का आना शुरू होगा। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। तो पहली कपड़ा मिल कहां लगी, मुंबई में लगी है, 1854 में लगी है, पर उत्पादन 2 साल बाद होता है, 1856 में इसका उत्पादन होना शुरू होता है। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी, उनमें 94,000 तकलिया और 2150 कर गए थे। देखो अब ये वाली जो डेट्स है ना, आपको ये तो याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखनी पड़ेगी। और इसको याद रखने का जो एक सबसे बेहतरीन तरीका, आप एक लिस्ट बनाइएगा कि भाई सबसे पहली कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, या आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा पहले 1854, ठीक है। पहली कपड़ा मिल कहां पे खुली, बंबई में, बंबई में खुली। और फिर इसके ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्पादन 1856 में चालू हुआ था, ओके। फिर वहां पर उसके बाद दूसरा लिख दो 1862 की तारीख, या इसके बीच में और कुछ आ रही है, कोई डेट आएगी तो मैं बता दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा। 4 मिलें काम कर रही थी, अब इनमें टोटल 94,000 तकलियां थी। तकलिया ये देखो, ये 94,000 तकलियां थी, ये ऐसी तकलियां हैं। और 2150 खरगे, ये खरगे जो आपको देखने को मिल रहे ये थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। तो ये वाला जो दौर है, इसी समय बंगाल में जूट मिल भी खुल रही है। वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में खुली। तो 1855 में क्या खुली है, पहली जूट मिल खुली, और 1862 में दूसरी जूट मिल खुली। कहां पर, बंगाल में। तो इस वाले में 1855 और 1862 इस लिस्ट में डाल देना। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। कहां पे खुली, उत्तरी भारत में। और उत्तरी भारत में कहां, कानपुर में, उत्तर प्रदेश वाले इलाके कानपुर में खुली है। एल्गिन मिल देखो ये कपड़ा उद्योग ही है। और एल्गिन क्या है, जो वहां की महारानी थी ब्रिटेन की, उनके पिता श्री एडवर्ड एल्गिन उनका नाम था, उनके नाम पर यह मिल खोली गई है। और कब खोली गई, 1860 में खोली गई है। तो इसके बीच में आप 1860 में एल्गिन मिल भी लिख लीजिएगा। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। तो ये आपको डेट्स थोड़ा सा, ये जो मिल वाली है कि फैक्ट्रीज कब कब कौन सी आई है, वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अब आते हैं प्रारंभिक उद्यमी, जो अर्ली हमारे यहाँ के भारतीय कौन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के आखिरी से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। 18वीं सदी के आखिरी से अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात किसको करते थे, चीन को करते थे। चीन को एक्सपोर्ट करते थे अफीम। और फिर चीन से क्या लेते थे, चाय लेते थे। और वो चाय क्या है, ब्रिटेन भेजते थे। और उनको चाय और कॉफी का बहुत शौक था इन लोगों को, तो चाय कॉफी ये पिया करते थे। ये अफीम का जो पौधा है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। देखो सब कुछ, जो खर्चा पानी सब कुछ निकल रहा है वो भारत के नाम का निकल रहा है, पर खरीद कौन रहा है, अंग्रेज। अंग्रेज बेच रहे थे। अंग्रेज कहां से बेच रहे थे, उगा तो हम लोग रहे हैं। और फिर उसी से पैसा कमा करके वो चाइना को देते थे, बोले लाओ इसके बदले में चाय दे दो, चाय खरीदते थे। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। तो ये बात मैंने आपको देखी लास्ट भूमंडलीकृत विश्व का बनना जब पढ़ाया था, उसमें मैंने देखा कि इन जितने भी उपनिवेशवाद जो देश थे, इन यूरोपियन के साथ क्या क्या है, भारतीय भी साथ साथ हो लिए। और कुछ कुछ तो ऐसे थे जो बहुत फेमस हो गए, जैसे कि हैदराबाद सिंधी की हम लोगों ने बात करी थी, बहुत फेमस हो गए। खूब यूरोपियन को भी पछाड़ दिया उन्होंने, खूब अपना व्यापार फैलाया, खूब आगे बढ़ गए। कोई अफ्रीका चला गया, कोई कहां चला गया। उसी प्रकार से ये लोग भी क्या है, व्यापार में काफी, व्यापार में सहायक के रूप में, अंग्रेजों की हेल्पर के रूप में धीरे धीरे सारा काम सीख गए। फिर ये निर्यात करने लगे, बहुत इनका अच्छा मार्केट बैठ जाता है। वे पैसा उपलब्ध करा देते, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे। तो पैसा उपलब्ध, भाई पैसा दे देते थे और आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, भाई माल आया या नहीं आया, सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और जहाजों में माल को लदवा देते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830-40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। द्वारकानाथ टैगोर ये रहे, द्वारकानाथ टैगोर, और इन्होंने क्या, खूब पैसा चीन के साथ व्यापार करके कमाया और फिर उद्योगों में निवेश करा। और 1830-40 के बीच में 6 कंपनियां इन्होंने क्या है, लगा दी, संयुक्त उद्यम कंपनियां इन्होंने लगाई। पर ये जैसे द्वारकानाथ टैगोर है, ये लोग फिर क्या है, धीरे धीरे क्या है, विफल हो जाते हैं, पूर्ण रूप से इस सफलता की ओर नहीं पहुंचते। कुछ समय तक इनका व्यापार चलता है, पर 1840 में जब पूरे व्यापारिक संकट आता है तो इनका भी जो व्यापार है वो भी क्या है, बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। पर कुछ भारतीय उद्यमी ऐसे रहे जो सफल उद्योगपति रहे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। बंबई में डिंसो
पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया। तो यह है टाटा साहब, और क्या करा, चीन को निर्यात करा और फिर इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके खूब पैसा इन्होंने कमाया। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जेडी बिरला के पिता और दादा ने भी करा। तो 1917 में पहली जो देश की जूट मिल लगी मारवाड़ी व्यवसायी हुकमचंद ने लगाई, और फिर बाद में जेडी बिरला के जो पिता और दादा है उन्होंने भी यही काम करा। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्व अफ्रीका में संबंध है। मतलब आप देख रहे हो भारत के सभी लोगों के क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं ना कहीं कोई बर्मा से व्यापार कर रहा है, कोई चीन से व्यापार कर रहा है, कोई मध्य पूर्वी अफ्रीका से व्यापार कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये बात आप देखने की कोशिश करिएगा कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनसे इन चीजों में टेक्निक्स इन्होंने सीख ली कि अच्छा हमें भी ऐसे व्यापार करना है, उनके साथ साथ पहुंच गए और उनके साथ साथ खुद को क्या है काफी फ्लरिश कर लिया, खुद को जो बिजनेस सेटअप करना है वो काफी बिजनेस इन लोगों ने सेटअप कर लिया। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जो भारतीय लोग हैं वो क्या कर रहे थे, व्यवसाय करते थे भारत के अंदर ही, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, वे माल यहाँ था वहां पहुंचा दिया, उस माल को सूद पे पैसा दे, सूद पे पैसा देने का मतलब है ब्याज पे पैसा देते थे। ब्याज पे पैसा देकर भी बहुत से लोगों ने खूब पैसा कमाया, चाहे आज के जीवन में ले लो चाहे पहले के समय में ले लो। खूब थोड़ा सा पैसा खुद के पास होता है उसको 10 रुपए सैकड़ा 10% 15% के इंटरेस्ट पे बेच लोगों को दे दे करके खूब पैसा ये लोग कमाते हैं। तो सूद पे पैसा देते थे, एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते थे। भाई मान लो जैसे कि आज मुझे कोई बोले भैया वो पैसा पहुंचाना, ठीक है हम पहुंचा देंगे, वो पहुंचा दिया, उस जो पहुंचाया उसके ऊपर भी हमने चार्ज कर लिया, पैसे ले लिए और व्यापारियों को पैसा देते थे। अगर उनको कोई बिजनेस चालू करना है कुछ भी करना है तो उनको भी पैसा देते थे। भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। अब धीरे धीरे औपनिवेशिक शिकंजा कसता जाएगा, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स है वो मजबूत बनते जाएंगे। जिस प्रकार से औपनिवेशवाद हमारे देश में मजबूत होगा वैसे वैसे जो भारतीय व्यवसायी है वो क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बुनकर, पहले बुनकरों की स्थिति क्या थी, बहुत बढ़िया थी, परंतु जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक स्थापित करती है वैसे वैसे फिर इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। अब मतलब जो पहले वो जितना काम कर रहे थे भारतीय व्यवसायी वो अब नहीं कर सकते, वो सिर्फ कच्चा माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील ये सबका ही निर्यात कर सकते थे, सिर्फ उन्हीं चीजों का निर्यात करते थे जिनकी अब अंग्रेजों को जरूरत है। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। तो पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय की जो कंपनियां हैं इनके नाम दिए गए बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये कंपनियां भारत के व्यापार को, विशाल उद्योगों को क्या कंट्रोल कर रही थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी। कौन सी एजेंसियां, ये जो एजेंसियां भी हम लोगों ने पढ़ी, ये एजेंसियां क्या है, पूंजी जुटाती थी, पूंजी इकट्ठा करती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, फिर कंपनियां एस्टेब्लिश करती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। और फिर क्या कर रही है, मैनेजमेंट देख रही है कि भाई सही से उन कंपनी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। अब देखो ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर, पैसे देने वाले कौन है, ज्यादातर पैसे देने वाले कौन है, भारतीय। जो ये पूंजी जुटाती थी किससे ले रही थी पूंजी, भारतीय लोगों से जुटा रही है। पर जो भी वो उद्यम स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो भी वो कंपनी लगा रहे हैं, उस कंपनी में निवेश और व्यवसाय से संबंधित जो भी फैसले लेते थे यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। भैया हमें कौन सी कंपनी में कितना निवेश करना है, कैसे वो बिजनेस चलेगा कैसे नहीं, यहां पे जो पैसे देने वाले हैं फाइनेंसर जो है वो भारतीय लोग ही हैं। यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वाणिज्य के परिसंघ थे जिनमें भारतीय व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता था। तो जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके अपने अपने क्या थे, परिसंघ थे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी गिल्ड्स की, ठीक है ना, गिल्ड्स की जैसे बात करी थी। गिल्ड्स क्या था, उत्पादकों का संगठन था। उत्पादकों के संगठन थे गिल्ड्स। तो उसी प्रकार से यूरोपियों के भी क्या है, अब व्यापारी उद्योगपतियों के क्या है, परिसंघ बने हुए, फेडरेशन बना हुआ, मतलब ग्रुप बना हुआ है, वाणिज्य की परिसंघ बना हुआ है, कॉमर्शियल फेडरेशन बना हुआ। जैसे हम लोगों ने भारत के राष्ट्रवाद में फिक्की के बारे में सुना था जो भारतीय था, तो उसी प्रकार से इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, कॉमर्शियल ग्रुप बना, जिसमें भारतीय जो व्यवसायी है या भारतीय जो व्यापारी है उनको शामिल नहीं किया जाता था।
अब बात सवाल ये आती है कि इतनी फैक्ट्रियां लग रही है, इतना गजब वाला ही व्यवसाय चल रहा है, इतने उद्यम कभी ब्रिटिशर्स लगा रहे हैं, कभी भारतीय लगा रहे हैं, तो उनमें काम करने के लिए मजदूर कहां से आ रहे थे, ये मजदूर कौन थे, कहां से आ रहे थे और कैसे इन लोगों को मिल रहे थे, वो जानते हैं। 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। मतलब 45 साल के अंदर अंदर आप यह कह सकते हैं कि 19 लाख मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद एक साल बाद तो हम लोगों ने इनको लात मार करके बाहर निकाल दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना। तो 1901 में 5,84,000 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे और 1946 में कितने 24,36,000 लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से ही आते थे। देखो अब जिन लोगों के क्या है, गांव में कोई काम नहीं रहा, गांव में उनको कोई काम नहीं मिल रहा है और जगह उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या है अब शहरों की तरफ, नगरों की तरफ जा रहे हैं और उद्योगों में काम कर रहे हैं। तो आसपास के जिलों के, आसपास के गांवों के ही होते थे। 1911 में मुंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से ही आए थे। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर मुंबई है और ये रहा रत्नागिरी जिला। तो रत्नागिरी जिले से ही क्या है, तो पास का ही जिला है ना, पास का ही डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां से ही पास से ही गए थे। मतलब कोई ज्यादा दूर दूर से नहीं बुलाए गए थे कि भैया आप मुंबई में हो, आपको काम करने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के आ रहे, नहीं, पास पास के ही लोग थे, आसपास के लोग थे, वहां के गांवों के, आसपास के जिलों के, आसपास के शहरों से, नगरों, जिनको काम खत्म हो चुका था, कोई काम नहीं मिल रहा, वो उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं कि वहां काम उनको मिल जाएगा। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। तो अगर कानपुर की जैसे मिल, हमने एल्गिन मिल की बात करी, एल्गिन कपड़ा मिल की, तो वहां पर भी कानपुर में जो फैक्ट्री लगाई गई, मिल लगाई गई, उसमें भी कानपुर जिले के जो भी गांव है, आसपास के लोग ही आ रहे हैं और उसमें काम कर करके जा रहे हैं। अब बहुत सी बार क्या होता था कि जो मजदूर है त्योहारों पर कभी और कोई मौका आया तो क्या होते थे, चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे और घर वालों से मिलकर के आ जाते थे, थोड़ा बहुत पैसा देकर के आ जाते थे, आ जा सकते थे, इतनी पाबंदी नहीं थी, तो इनका बढ़िया काम चल रहा था। जॉबर, अब क्या है, यहां पर एक जो उद्योगपति होंगे वो एक जॉबर अपॉइंट करेंगे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको अपॉइंट करा है, जॉबर को अपॉइंट करा है। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, गुमाशता, जॉबर, ऐसे शब्द आएंगे, ये शब्द आपको एक एक 2-2 मार्क्स आराम से दिला सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है या आपको एक एक लाइन वाले आंसर में पूछ सकता है। जॉबर कौन है, उद्योगपति ने भाई नए मजदूरों के लिए, क्योंकि नए मजदूरों की जो भर्ती करनी है वो जॉबर है। अब जैसे कि अब ये होता कौन था, जॉबर बनाया किसको जाएगा भैया, अब ये उद्योगपति है, इसकी कंपनी काफी सालों से चल रही है, पर जैसे मान लो ये कोई एक्स पर्सन है, ये पर्सन 10 सालों से काम कर रहा है और 10 साल से जब से काम कर रहा है, ये बहुत विश्वासमंद आदमी है, इस उद्योगपति का बहुत विश्वासमंद आदमी है। तो अब उस पर क्या है, उद्योगपति ने बोल दिया, बोले यार फैक्ट्री बहुत बड़ी हो गई, अब मजदूरों से मैं तो मिल नहीं पाता हूं, मैं ना देख पाता हूं कि कौन मजदूर काम करता है या नहीं करता, और नए मजदूर भी रखने हो ना तो एक काम करेगा, तू रख लिया। मतलब इसको एक तरीके से मैनेजर सा बना दिया कि भाई जो भी मैनेज करना, जो भी देखना वो तू देख लेना, मैं नहीं करूंगा। तो उसने क्या है, ये जॉबर जो अपॉइंट कराना वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई। अब जॉबर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ताकतवर इंसान इस उद्योगपति वाली लाइन में बन जाएगा। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। अब क्या है, लोगों को लाता था, अपने गांव जाता था और वहां से लोगों को लेकर के आता था, और लोग लाता, उनको काम पे लगाता, उनको भरोसा देता कि देखो तुम्हें यहाँ पर अच्छा काम मिलेगा, अच्छा रहना खाना होगा, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, और कभी मुसीबत आती तो पैसे भी देता। तो आप कहोगे सर ये जॉबर तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, पर ये शुरुआत का टाइम है, ये शुरुआती दौर है, जब सिर्फ और सिर्फ जॉबर अपॉइंट हुआ है, तो ये शुरुआती दौर है, ला रहा है, उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहा, तुम ऐसे चलना, तुम वहां ये काम करना, तुम्हें मदद करूंगा, बहुत बढ़िया है। पर धीरे धीरे ये क्या है, ये ताकतवर बन जाता है, बहुत ताकतवर ये इंसान बन जाता है, और ताकतवर बनकर करके क्या है, फिर ये लोगों का, इन मजदूरों का शोषण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया, वो बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत मजबूत व्यक्ति बन जाता है। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे, मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अब फिर धीरे धीरे बोलेगा नौकरी लगवानी, ला इतना पैसा दे, करप्शन करने लगे, तू मुझे इतना बड़ा तोहफा देना, देख तू मेरी बात मानेगा तो ही लगाऊंगा। मतलब पूरी जो मजदूर की जो लाइफ है उसे कंट्रोल करना किसके हाथ में हो गई, जॉबर के हाथ में आ जाती। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। तो अब भी मजदूरों की संख्या समय के साथ बढ़ती गई, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, पर औद्योगिक श्रम में जो इंडस्ट्रियल में जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं उनका अभी भी अनुपात बहुत कम था।
इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। और आज के इस लेक्चर में कोई भी आपको डाउट रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।